नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ECI 9920 पर। आज अपन एक महत्वपूर्ण कक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। और ये कक्षा है कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए मैथमेटिक्स में 8-10 टॉपिक है। उन 8-10 टॉपिक को अपन आज एक एक क्लास में एक एक टॉपिक लेकर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज अपन सबसे पहले जो पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, उस संख्या पद्धति के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे, और संख्या से संबंधित कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो आइए करते हैं। देखो, आपके पास आपका एक टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या होती है, मतलब आपको संख्याओं के बारे में जानकारी है या नहीं। आपको संख्याओं के बारे में जानकारी है या नहीं। तो दोस्तों, संख्या किससे मिलकर बनी होती है, संख्या कहाँ से है। तो संख्या से पहले अंक पढ़ेंगे, क्योंकि अंकों से मिलकर ही क्या बनी होती है, संख्या होती है। और गणित में कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं। गणित को पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि 4 संख्या हैं, प्लस माइनस और गुणा और भाग। इसके अलावा केवल 10 अंक है, और उन 10 अंकों के द्वारा कितनी बनती है, सारी की सारी संख्याएं 10 अंकों के द्वारा बनती है। तो देखो अंक क्या होते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं गणित में। तो सबसे पहले अंक, संख्या पद्धति में अपन अंक को डिजिट बोलते हैं। डिजिट। देखो, गणित में कुल 10 अंक होते हैं। गणित में कुल कितने अंक होते हैं, 10। गणित में कुल 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक के ये कुल 10 अंक होते हैं। 1 से लेकर 9 तक तो ये, और एक 0, तो टोटल मिला के कितने अंक है, 10। और इन 10 अंकों से मिलकर ही क्या बनी होती है, संख्या। तो देखो संख्या किसे कहते हैं, संख्या, इसको नंबर बोलेंगे, क्योंकि आप नवोदय में जाने वाले हो तो अंग्रेजी से पाला पड़ेगा आपको। संख्या किसे कहते हैं, देखो, दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। जैसे 10, 11, 111, 110, 999, इस प्रकार से कितनी भी संख्या बनाई जा सकती है। अब देखो संख्याओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बाद में पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इनके बारे में अपन को यहाँ पे डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। पूरा पूरा डिटेल्स यहाँ अपन पढ़ते हैं। तो देखो, देखिए आप, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। देखो, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है उनको अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखो, संख्या के प्रकार, जिसमें पहली संख्या अपन पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, इसको एन से डिनोट करते हैं। दूसरे अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, डब्ल्यू से व्यक्त करेंगे। और तीसरा है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंटीजर कहते हैं, और आई से या बड़ी क्लासों में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी संख्या पढ़ेंगे अपन एक साथ, 3 संख्या पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा भी लिखा दूंगा मैं, पर पहले इसको समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखो, एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन। एक लाइन ड्रॉ कर ली, और
ये लाइन अपन ने ड्रॉ कर ली, यहाँ बीच में अपन मान लेते हैं यहाँ 0 है। अब देखो, जब आप अपनी पहली कक्षा में पढ़ने गए होंगे LKG HKG में, तो आपको आपके मैडम ने गिनती बुलवाना शुरू किया होगा। तो गिनती आप वहाँ पे 0 से बोलते थे या 1 से बोलते थे? तो सर हम तो 1 से बोलते थे। तो आपको 1 से शुरू करना है, मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार से ये संख्याएं अनंत तक जाती जाएगी। देखो ये 8 इस प्रकार से होता है और 8 को इस प्रकार से सुला दो तो ये क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। ये किसका चिन्ह बन जाएगा? अनंत का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ध्यान से समझना, इनको बच्चे बार बार भूल जाते हैं, इस डायग्राम के द्वारा समझोगे तो बड़े समझ आएगी। 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। इन संख्याओं को अपन क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, और जिसको n से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, अगर मैं इन प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर दूं, अर्थात 0 को भी शामिल कर दूं, तो जो आपके पास संख्याएं बनेगी वो संख्याएं बनेगी 0 से लेकर अनंत तक। कहां से कहां तक? 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं बन जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो देखो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या को W से व्यक्त करते हैं, इनको बोलते हैं होल नंबर। अब देखो प्लस वाली संख्या होगी 1 से लेकर अनंत तक, इसमें अपन ने 0 को शामिल कर लिया तो बन गई पूर्ण संख्या। अब प्लस वाली होगी तो कौन सी वाली बची इधर? माइनस वाली। तो माइनस वाली संख्या ऐसे लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट 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 डॉट, और ये कहाँ तक आ जाएगी? माइनस के अनंत तक। देखो 0 से इधर का जो भाग है, इधर का जो भाग है सीधा आता है ये राइट हैंड, तो ये RHS वाला भाग कहलाएगा इस रेखा का। यहाँ से ये इधर वाला लेफ्ट हैंड भाग है तो ये LHS भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? LHS। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव संख्या होती है, और 0 के राइट हैंड साइड पे यानी कि दाईं साइड पे कौन सी? प्लस वाली संख्या होती है। प्लस वाली संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है, और उसमें से 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या है और 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या है। अब देखो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की इन सभी संख्याओं को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो ये सारी की सारी संख्या बन जाती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या बन जाती है? ये पूर्णांक संख्याएं। इस प्रकार से इनको क्या कर लो? एक साथ शामिल कर लो तो ये पूरी की पूरी संख्याएं क्या क्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्याएं बन जाएगी। पूर्णांक संख्या। बताओ समझ में आया नहीं आया? इसको कैसे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखो यहाँ तक उतारे यार, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देखो अंक किसे कहते हैं? गणित में कुल 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। और संख्या किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्याओं के प्रकार है जिसमें से अपन ने 3 प्रकार यहाँ पर एक साथ समझने की कोशिश की है। पहली है प्राकृत संख्या, दूसरी है पूर्ण संख्या, तीसरी है पूर्णांक संख्या, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इंटीजर यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक जाती है। देखो अनंत कोई संख्या नहीं है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये कैसी संख्या है? तो अनंत कोई संख्या नहीं है, अनंत अपरिभाषित है। अर्थात ये कहाँ तक जाएगी? इसको जहां तक ले जाते जाओगे वहां तक जाती जाएगी। अनंत कोई अपरिभाषित है। अनंत क्या है? अपरिभाषित चीज है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है उसको क्या कहते हैं? पर अनंत कहते हैं। तो फिर ये कहाँ तक जाती जाएगी? अनंत तक जाती जाएगी। पर गणित में इसको इस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है, अनंत के द्वारा।
ये होगी प्राकृत संख्या से संबंधित। अब देखो, इन प्राकृत संख्या से संबंधित मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ। देखो, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको और ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं। देखो, ए ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है 1.5, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 6। बताओ कौन सी नहीं होगी? तो देखो, एक भी है, 3 भी है और 6 भी है। एक भी है, 3 भी है और 6 भी है, मतलब ये सारी संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या है। लेकिन 1.5 नहीं है। सर, 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा ना? नहीं। आपको पॉइंट वाली और बटे वाली संख्याओं के बारे में मैंने कतई नहीं बोला है यहाँ पर। कौन सी संख्या है, मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इनके जो बीच की संख्या है, जैसे 5 और 6 के बीच में 5.1 भी है, 5.2 भी है, 5.3 भी है, 5.00001 भी है। तो वो संख्याएं प्राकृत संख्या में, पूर्ण संख्या में और पूर्णांक संख्या में सम्मिलित नहीं की जाती है। यहाँ पर केवल पूर्ण संख्याएं, मतलब जो बटे में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, उन्हीं संख्याओं को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर प्राकृत की जगह पूर्ण संख्या होती तो भी आंसर यही आता, और पूर्णांक संख्या होती तो भी आंसर यही आता। अब देखो, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो समझ में आ गया होगा, आप आराम से इसके द्वारा समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन सम और विषम संख्या। किसकी बात करते हैं? सम और विषम संख्या। देखो, सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं? चौथा नंबर की संख्या है सम संख्या। सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। देखो, सम संख्या की परिभाषा सब अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे एक बात करें अपन पहली संख्या की, पहली परिभाषा की, तो सम संख्या उसे कहते हैं जिसका जिसमें 2 का भाग पूरा पूरी बांध देता हो। तो 2 का भाग अपन कहाँ कहाँ दे के देखेंगे? तो सबसे बढ़िया काम है कि उसके इकाई के अंक याद रखो आप, कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 अंक हो तो वो संख्या 100% क्या होगी? सम संख्या होगी। तो देखो, सम संख्या किसे कहेंगे? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। वह संख्या सम संख्या होगी या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, डो 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 जाती जाएगी। अब देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 से 100 तक की गिनती में आधी संख्या सम व आधी संख्या विषम होती है। आधी संख्या विषम होती। देखो, वैसे 1 से 100 तक की बात नहीं करें, डायरेक्ट गिनती की बात कर लेते हैं। लेकिन गिनती की शुरुआत 1 से होनी चाहिए। गिनती की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? 1 से। तो देखो, गिनती में
आधी संख्या क्या होती है? सम होती है। और आधी संख्या क्या होती है? विषम होती है। इसके बाद में बात करें अपन 5वें नंबर पर विषम संख्या की। विषम संख्या, तो देखो विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। देखो विषम संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, क्या होना चाहिए? 0 की जगह 1, 2 की जगह 3, 4 की जगह 5, 6 की जगह 7 और 8 की जगह 9। देखो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, डो 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 ये चलती जाएगी। ये हुई आपकी सम संख्या और विषम संख्या। क्या याद रखना है? 0, 2, 4, 6 और 8 इकाई अंक हो तो सम संख्या, और अगर 1, 3 सॉरी 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। अब देखो बात करते हैं आगे 6 नंबर की संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर। देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या, ध्यान से सुनना, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती है। देखो एक का भाग दुनिया की हर संख्या में जाता है और स्वयं का भाग भी दुनिया की हर संख्या में जाता है। इसका मतलब एक का और स्वयं का ही भाग जाता हो, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे पहले मैं परिभाषा लिखने से पहले आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ कहूँ आपसे 5, तो आप 5 में भाग दे के देखें। 5 में एक का भाग जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। लेकिन इस 5 में अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, स्वयं का भी जा रहा है, स्वयं का भी जाएगा, मतलब ये 5 स्वयं का भी भाग जा रहा है और 1 का भी भाग जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे 3 ले लो तो 1 में भी 1 का भाग 3 बार ही जाएगा और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, अर्थात स्वयं का भी भाग जा रहा है और 1 का भी भाग जा रहा है। इसी प्रकार से आप 4 लो तो 4 में देखो 1 का भाग जा रहा है 4 बार और 4 में 4 का भाग भी जा रहा है 1 बार, तो स्वयं का भाग भी जा रहा है और 1 का भाग भी जा रहा है, अर्थात संसार की सभी संख्याओं में 1 का भाग तो जाता ही है और स्वयं का भी भाग जाता ही है। लेकिन इन संख्याओं में अंतर है। जब आप 5 को और 3 को देखोगे तो 5 और 3 में एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 4 में भी 1 का और स्वयं का भाग जा रहा है, लेकिन 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, साथ में 2 बार। इसका मतलब ये 4 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 1 का और स्वयं का तो जा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें किसी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है और वो अन्य संख्या कौन है? 2 है। इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या न होकर क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। जबकि 3 और 5 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, सॉरी। तो देखो मैं परिभाषा लिखता हूँ यहाँ अभी। देखो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है यहाँ भाज्य अभाज्य संख्याओं में। तो देखो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का, अन्य किसी संख्या का, देखो परिभाषा में अपनी भाषा में लिख रहा हूँ। ऐसे ऐसी संख्याएं, सॉरी, ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का
भाग न जाता हो, न जाता हो तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। वैसे भी लिख सकते थे यहाँ, लेकिन मैंने आप अपनी भाषा में लिखी है। ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा, ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाता हो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2, 3, 5, 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10, 11, 13, 15 नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17, 19, 23, 24, 25, 26 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 28 नहीं आएगा, 29 आएगा। इसी प्रकार से 31 आएगा और इस प्रकार से चलता जाएगा। देखो इन संख्याओं में किसी भी संख्या में, इनमें से किसी भी संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये सब संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखो मैं यहाँ एक नोट डाल के लिखता हूँ। 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में कुल 25 संख्याएं, कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात 1 से लेकर 100 तक की गिनती में केवल मात्र 25 ही क्या है? अभाज्य संख्याएं। बाकी सब संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। लेकिन एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। एक और नोट डाल के लिखते हैं अपन यहाँ ऊपर। यहाँ तक उतार लिया हो आपने, पूरा बोर्ड दिखाई देता है, आप लोग उतार ले। देखें आप आगे एक नोट डाल के लिखते हैं अपन यहाँ। क्या नोट डालेंगे? देखो अभाज्य संख्या में ये सबसे छोटी संख्या है 2। 2 क्या है? सबसे छोटी संख्या है। तो एक और नोट डाल के लिखते हैं 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती है 2 क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे भाज्य संख्या। किसकी बात करने वाले हैं? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसमें एक का और स्वयं का तो भाग जाता ही हो, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अन्य संख्या का क्या करता हो? भाग जाता हो। एक का और स्वयं का तो भाग जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा, लेकिन एक और स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य संख्या का भाग जाता हो तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए आप 7वीं संख्या भाज्य संख्या, इन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर देखें आप। तो वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या होती है? विभाजित होती है। तो वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो वापस वही बात लिखेंगे। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितनी संख्या होती है? 75 अभाज्य संख्या होती है। तो बताओ 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? कुल कितनी भाज्य संख्याएं होगी? बताओ, यहाँ नोट डाल के लिखते हैं अपन। 1 से 100 तक
की गिनती में कुल 74 भाज्य संख्याएं होती है। 74 भाज्य संख्याएं होती है। कितनी संख्याएं होती है? 74 भाज्य संख्याएं होती है। अब आप एक और नोट डाल के लिखते हैं यहाँ। क्या नोट डालेंगे? यहाँ लिखा था दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो यहाँ पे सबसे छोटी अच्छा, इसके मैंने उदाहरण नहीं लिखे हैं। चलो मैं इसका उदाहरण लिख देता हूँ। यहाँ इसके उदाहरण है 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। अब देखो, जैसा अपन यहाँ लिखा था दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो देखो यहाँ 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। अब देखो इस नोट को और इस नोट को ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्याएं होती है। यहाँ लिखा हुआ है 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी? 25 अभाज्य। तो 25 और 74 तो 99 हुए, तो फिर एक संख्या कौन सी है? एक संख्या कहाँ गई? तो जो मैंने कहा ना, एक को न तो भाज्य संख्या में गिना जाता है और न ही अभाज्य संख्या में। तो एक और नोट डाल के लिखते हैं अपन यहाँ। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य। ये आपके भाज्य और अभाज्य। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे परिमेय संख्या। केवल परिमेय संख्या की बात करेंगे। वैसे तो इतना आपके पूछते नहीं, पर परिमेय संख्या तो देख लो आप। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। कौन से में? P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनको P अपॉन Q नॉट इक्वल 0 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। देखो मैंने यहाँ लिखा P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q क्या है? नॉट इक्वल 0 है, लेकिन P और Q का मान क्या है? पूर्णांक है। अर्थात P और Q का मान माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बस Q का मान 0 नहीं हो सकता। सर Q का मान 0 क्यों नहीं हो सकता? Q ने क्या बिगाड़ा? 0 ने क्या बिगाड़ा? 0 ने Q का क्या बिगाड़ा? क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ Q कहाँ आ रहा है? हर में आ रहा है। और जब अपन किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसमें अनंत पार भाग देता है, वो अपरिभाषित हो जाता है। देखो इस प्रकार से दो चीजें याद रखनी है आपको। एक तो होता है 1/0, अगर एक में 0 का भाग देते हैं तो क्या आएगा? अनंत। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, जो अपरिभाषित। लेकिन अगर 0 में आप 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0। तो ये दो बातें याद रखना हमें। ये अपन प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे आता है? देखो देख लो, मैं 1 में 0 का भाग दूंगा, तो 0 का पहाड़ा तब तक बोलो जब तक 1 नहीं आ जाए। बोलो 1 2 3 5 8 10 बोलते जाओ, कितनी बार जिंदगी भर बोलते जाओ, तो भी आप 1 नहीं ला सकते, क्योंकि 0 को किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा करो वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो 0 का पहाड़ा आप जिंदगी भर बोलते जाओगे तो भी 1 नहीं आ पाएगा, तो भी 1 ही आएगा, 1 से बचता ही जाएगा। इसलिए इसमें
जो भाग जाता है वो कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। जबकि इसका उल्टा, जीरो में एक का भाग दो, तो एक का पहाड़ा तब तक बोलो जब तक जीरो नहीं है, तो जीरो बार बोल देंगे, जीरो को एक से गुणा करेंगे जीरो कैंसिल। इस प्रकार से ये, तो समझ गए होंगे आप। तो परिमेय संख्या होगी जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। इसके उदाहरण देख सकते हैं अपन। उदाहरण, पहली तो सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो सारी की सारी संख्या क्या आ जाएगी, वो सारी की सारी संख्याएं किस में आ जाएगी, परिमेय संख्या में आ जाएगी। फिर जितनी भी पॉइंट वाली संख्या है, लेकिन ये एक बात ध्यान रखनी, पॉइंट वाली संख्या वो होनी चाहिए जो जो बार बार रिपीट हो रही हो, या फिर जिसका जिसमें लास्ट में जाके शेषफल क्या हो गया हो, शून्य हो गया हो। जैसे दो प्रकार की होती है संख्याएं, जैसे मान लो एक तो हो गई 0.9999, तो देखो इसमें एक ही अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो फिर ये संख्या परिमेय होगी। और जैसे 1, 5, 8, 9, अब इसके बाद में संख्या ही नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन मान लो ऐसी है कि 0.1010001000 981000। अब देखो इसमें कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, तो फिर ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। बाकी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो देखें आप, उदाहरण लिखता हूं मैं, जैसे 0.5, 1.5, माइनस के 1.6, 1/2, 6/7, इस प्रकार की संख्याएं सारी की सारी किसके अंतर्गत आ जाएगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। हो गया 8 तक। इसके बाद में एक और संख्या बचती है लास्ट, अपरिमेय संख्या। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, जिन संख्याओं को परिमेय मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं, वैसे आपके काम की नहीं है ये, फिर भी लिख देते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो बताओ अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे हैं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जो परिमेय नहीं है। मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है। जैसे इसके अंतर्गत अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, अंडर रूट के अंतर्गत क्या आ जाए, अभाज्य संख्या। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल करना, अभी सिखाएंगे आगे आपको। तो अभाज्य संख्या किसके अंतर्गत आ जाए, अंडर रूट के अंदर आ जाए, तो फिर वो सारी की सारी संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। आपसे पूछा भी जाता है ऐसा क्वेश्चन, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, ये सब संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा एक होती है पाई, इस पाई को भी क्या माना जाता है, अपरिमेय संख्या माना जाता है। और इस प्रकार से बहुत सारी संख्या हो सकती है अपरिमेय संख्या की। ये हुए आपके संख्या से संबंधित जितने भी परिभाषाएं थी, वो सब मैंने यहाँ पर कंप्लीट एक एक करके मैंने आपको समझा दी, 9 की 9 परिभाषा। अब इन संख्याओं से संबंधित अपन क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चंस। आप इनको उतार लीजिए 5 मिनट 2 मिनट में, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो आपको यहाँ बोर्ड में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्या पूछ रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो, यहाँ पर भी अंक कितने, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, इन दोनों में से कौन सी है, या फिर दोनों ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, या फिर कोई भी नहीं है। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब कैसे है, देखो 1 से लेकर 1 से 10 तक की बात करें, तो यहाँ लिखता हूं मैं सबसे बड़ी, सबसे छोटी लिखता हूँ पहले, फिर लिखता हूँ सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, इस प्रकार से लिखते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती में एक सबसे छोटी संख्या है, एक सबसे छोटी संख्या है, और 9 सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन ये एक अंक की है, एक अंक की। किसकी बात कर रहे हैं, एक अंक। फिर 1 से लेकर 100 तक बात करते हैं, 1 से लेकर 100 तक। अब अपन बात करें 2 अंकों की, किसकी बात करेंगे, 2 अंकों।
तो 2 अंकों में 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 10 सबसे छोटी संख्या है, जबकि 99 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से अपन बात कर सकते हैं 1 से लेकर 1000 तक। देखो 1 से लेकर 1000 तक की बात करेंगे तो कितने अंकों की बात करेंगे, 3 अंकों की, 3 अंकों की बात करेंगे। देखो 3 अंकों की किस प्रकार से, 1 से लेकर 100 तक, आप बताओ 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं। देखो 99 तक तो 2 ही अंक है, 1 और 2, लेकिन 99 के बाद कितना था, 100, तो 1 2 3 अंक है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इधर 1000 में तो देखो 1 2 3 4 अंक आगे, कितने अंक आगे, 4, देखो ना 1 2 3, 1 2 3 4, 4 अंक आगे, लेकिन अपन को तो कितने अंक वाली चाहिए, 3 अंक वाली चाहिए। इसका मतलब इसमें से क्या कर दें, एक कम कर दें, तो आ जाएगा 999, तो इधर आ जाएगा 999। इसके बाद में अपन बात करते हैं 1 से 10,000 तक। तो 1 से 10,000 तक के में जो 4 अंकों की, यहाँ किसके बात करेंगे, 4 अंकों, 4 अंकों की। देखो 4 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, 4 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो 1000 से शुरू होती है, क्योंकि 999 तक तो 1 2 3 ही अंक होते हैं, यहाँ 4 हो गए, 999 के बाद में 1000, तो 4 अंकों की 1 2 3 4, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या आ जाएगी, 1000। फिर इसके बाद में 10,000, अब देखो ये 10,000 है, 10,000 में तो 1 2 3 4 5 अंक आगे, तो 10,000 में से 5 अंक आगे, इसलिए अपन को 5 अंक आगे, तो ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि अपन को तो क्या चाहिए, 4 अंकों की संख्या ही चाहिए, तो इसमें से एक घटा दो, तो अपने पास आ जाएगा 9,999। तो देखो यहाँ पे आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है पैटर्न बनता हुआ। देखो छोटी संख्या में 1 फिर 0 बढ़ती जाएगी, और बड़ी संख्या में 9 फिर 9 बढ़ते जाएंगे, 1 1 क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो अपन 1 से 1,00,000 तक की बात करें, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ बात करेंगे तो देखो 5 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 10,000 से, तो देखो 3 जीरो थी, अब 4 आ गई, अब यहाँ 9 कितने थे, 4 बार, यहाँ आ जाएंगे 5 बार। इस प्रकार से 5 अंकों की क्या बन गई, सबसे बड़ी संख्या है। बताओ इस प्रकार से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, आसानी से निकल जाएगी। अब अगर 10 लाख की पूछे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 लाख, यहाँ आ जाएगा 9,99,999, आराम से निकाल सकते हो। देखो मैं निकाल के बताता हूँ, 1 से 10 लाख तक की, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हो गया 10 लाख, 3 3 6 जीरो। अब देखो यहाँ तो आ जाएगा ये 1 लाख, 1 लाख आ गया, 1 लाख से शुरू होती है 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, और इधर आ जाएगा 5 बार है तो 6 बार आ जाएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, 9,99,999, इस प्रकार। अब बताओ इनमें से इस क्वेश्चन का जवाब देना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो इधर देखो बड़ी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की ये वाली है 999, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, आराम से समझ में आ रहा होगा, क्लियर है मामला। अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो दूसरा क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है ज्ञात करो। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या में 999 आएगी, तो 999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, देखो सबसे छोटी संख्या कहाँ से शुरू होगी, 100 से शुरू होगी। अब इसने पूछा है अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाओ, तो अंतर निकालो, इन दोनों का क्या निकाल दो, अंतर निकाल दो, तो अंतर निकालो इन दोनों का अंतर, तो बताओ अंतर कितना आ जाएगा, 9 में से 0 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 में से 0 जाएंगे तो 9 ही बचेंगे, 9 में से 1 जाएंगे तो 8, अर्थात आंसर क्या आ गया, 899, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर क्या हो गया, ए।
अब देखो इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर तो हो गया ए। अब इसी क्वेश्चन को मैं 3 नंबर बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बनाता हूँ। देखिए आप ध्यान से, अब अंतर की जगह क्या कर दो, योग। अंतर की जगह क्या कर दो, योग। अब देखो अंतर की जगह योग करते हैं, अब आपको यहाँ अंतर नहीं निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग कैसे निकालोगे, अब इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दो। यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ भी 9 और यहाँ आ जाएगा 10। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 999, 1900 सॉरी 1099, बी ऑप्शन। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों, आपको अंक दे रखे हैं 5, 4, 7 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। देखो सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, सबसे बड़ी संख्या, तो आप अंकों को घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में लिखना है आपको। तो अंकों को अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, घटता क्रम में लिखे, में लिखे। फिर अगर आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी हो, सबसे छोटी संख्या, तो बड़ी लिख दी और अब क्या लिखनी है, छोटी संख्या। तो अंकों को किसमें, आरोही क्रम में, अंकों को आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम में लिखें। किसमें लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखें आप। अब देखो मैं इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनाता हूं, सबसे बड़ी संख्या। तो देखो सबसे बड़ी संख्या, अब देखो इन अंकों में देखो, इनमें अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम लिखना है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या आगे लिखनी है, सबसे छोटी संख्या पीछे लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4। तो 9, 7, 5 और 4, ये आ गई आपकी सबसे बड़ी संख्या। फिर आपको बनानी है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखो सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, या तो इसी को पलट दो या फिर आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या आगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आ जाएगा 4, 5, 7 और 9, ये आ गए आंसर। अब देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है वहां आना। वहां क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में इसको मैं बदलता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो वहां पूछ ले सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो, का अंतर ज्ञात करो। अब आपको अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर कैसे ज्ञात करोगे, इन संख्याओं को घटा दोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो 4 में से 9 घटाओ, तो 4 में से 9 तो घटता नहीं है, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो 5। यहाँ पर भी 4 बचे, तो 14 में से 7 जाएंगे तो 7, यहाँ बचे 6, 6 में से 5 जाएंगे तो 1, यहाँ बचे 9, 9 में से जाएंगे तो 5। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं, कैसे, उतार लिया होगा आपने। कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में चेंज कर दें। इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं और यहाँ क्या लिख सकते हैं, योग लिख सकते हैं। अब योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो योग, जोड़ दो, ये हो जाएगा 13 का 3 हासिल का 1, तो 8 और या फिर 6 और 7 हो जाएगा 13 का 3 हासिल का 1, और ये हो जाएगा 8 और 3 5, 8 और 3 सॉरी 8 और 5 13, 13 के वापस आ जाएंगे 3 हासिल का 1, और ये हो गया 10 और 4 14। तो ये आ जाएंगे आंसर 14,333। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ उतारता हूँ। देखो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन उतारे हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, 2 अंकों की चाहिए और बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन वह 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। मतलब 2 अंकों की ऐसी संख्याएं चाहिए जो
8 से पूर्ण रूप से क्या होती हो, विभाजित होती हो, मतलब 2 अंकों की चाहिए। 2 अंकों की का मतलब 10 से शुरू होनी चाहिए और 999 से खत्म हो जानी चाहिए। मतलब 10 से 999 के बीच में टोटल ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित होती है। तो ऐसा पता लगाने के लिए आपको अंतिम संख्या पता लगानी है। अंतिम संख्या कितनी है? 999। अंतिम संख्या कितनी है? सॉरी, 999 नहीं है, 2 अंकों की पूछ रहे हैं ना, तो वो तो 999 3 अंकों की, 2 अंकों की पूछ रहे तो 99। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अंतिम संख्या है 99, उस 99 में 8 का भाग देना है। उस 99 में क्या करना है? 8 का भाग देना है। तो 99 में 8 का भाग दो आप, ये 99 में 8 का भाग दो, तो 8 का भाग दो। क्या पूछ रहा है? 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब टोटल संख्या नहीं पूछता है, सॉरी, केवल बड़ी से बड़ी संख्या ही पूछ रहा है। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 999। तो 99 के, या तो 99 में भाग जाता हो 8 का तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जाता है तो 99 से पहले, जस्ट पहले आने वाली वह संख्या जिसमें 8 का भाग जाता हो। तो देखो, इसके लिए क्या करना है, आपको 8 का भाग देना है। तो 8 एकम 8 आ जाएगा, ये उतारेंगे 9, 8 दूनी 16, बचे कितने? 3। 3 शेषफल बच गए। इस 3 शेषफल को आप 99 में से घटा दो तो अपने पास आ जाएंगे 96। कितने आ जाएंगे? 96। तो ये 96 ही क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 8 से पूरी पूरी बार भाग जाता है और 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ आ जाएगा 99, 96। तो यहाँ लिख दो, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 से विभाजित है, विभाजित कितनी आ गई? 96। यही क्या है? फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ नीचे देखें आप, संख्या 46,928 में 9 और 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो किस किस का स्थानीय मान ज्ञात करना है? एक तो 9 का और 4 का। 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, और 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, स्थानीय मान का मतलब होता है कि जिस स्थान पर 9 है उसका वास्तविक मान कितना है, उसके स्थान के अनुसार वास्तविक मान है कितना है। तो देखो, 9 इकाई दाई सैकड़े के हिसाब से, इकाई दाई सैकड़े में आ रहा है, इसका मतलब इसका इस जगह पर वास्तविक मान कितना है? 900 है। तो मतलब आपको तो क्या करना है, जिस स्थान पर जिस अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है, उस अंक को यहाँ लिखे और उसके पीछे कितने अंक है वो उतनी जीरो लगा दे, वही क्या होगा? स्थानीय मान होगा। जैसे यहाँ 4 है, तो 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? 4 तो यहाँ लिखना है और इसके पीछे जितने अंक है उतनी जीरो लगा दो, ये क्या होगा? स्थानीय मान हो जाएगा। अगर इन स्थानीय मान का योग वगैरह निकालना हो तो योग भी निकाल सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 9 में चेंज कर सकते हो कि इनका स्थानीय मान का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें। तो योग कैसे ज्ञात करोगे? अब इनको जोड़ दो बस, योग। तो योग में आ जाएगा, इसको जमा दो, 900, तो 009, तो 40,900 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इनका क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, मतलब एक संख्या है और उसी संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने के बाद में गुणनफल आपको 256 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो देखो, मैं डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। मान लें, माना वह संख्या, वह संख्या x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार x को क्या करना है? x से गुणा करना है, उसी संख्या से गुणा करना है। तो आपके पास कितना प्राप्त होगा? 256। अर्थात x को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x का वर्ग x स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 256। अब देखो, इसका वर्गमूल करना है आपको। क्या करना है? वर्गमूल करने पर। देखो, वर्गमूल कैसे करेंगे? वर्गमूल का एक तो होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि थोड़ी आसान होती है, गुणनखंड विधि से करें आप। 256, 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1 बार, 2 बार और 8 बार।
फिर 2 का भाग देंगे तो 6 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार और 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 16 बार, 2 का भाग देंगे तो 8 बार, 2 का भाग देंगे तो 4 बार, 2 का भाग देंगे तो 2 बार, 2 का भाग देंगे तो 1 बार। इनके जोड़े बना लो, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या उतारनी है आपको। तो x बराबर जब वर्गमूल करेंगे इसका स्क्वायर हट जाएगा और इधर इसका गुणनखंड ये हुआ और इस प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या उतारनी है आपको। तो इसमें से उतारो 2, इसमें से भी 2 और यहाँ से भी 2 2। तो x बराबर कितना आ गया 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो वह संख्या क्या होगी 16 होगी। अब देखो ये तो हुआ लंबे मेथड्स हैं। क्वेश्चन समझ में आते हैं 256 का आपके दिमाग में वर्गमूल आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल याद करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ वर्गमूल लिख देता हूँ जिसको आप याद करें। देखो यहाँ तो है संख्या और यहाँ है वर्ग, यहाँ है संख्या और यहाँ है वर्ग। कम से कम 20 तक तो वर्ग याद होना चाहिए। तो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का 4, 3 का 9, 16 25 36 49 64 81 और 100। इसी प्रकार से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 तक याद होना चाहिए आपको। 11 का हो जाएगा 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये वर्ग याद होना चाहिए आपको। इस प्रकार से आपको वर्ग याद करने। अब देखो अगर आपको वर्ग याद होते तो ये गुणनखंड करने की जरूरत नहीं थी आपको, डायरेक्ट 256 का वर्गमूल कितना लिख देते आप 16 लिख देते। ये तो संख्या देखो, 1 का वर्ग 1 है, 1 का वर्गमूल 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 4 का वर्गमूल 2 है, 3 का वर्ग 9 है, 9 का वर्गमूल 3। ये आज 10 क्वेश्चन करवाए मैंने। मैं आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ और ये 5 क्वेश्चन आपको स्वयं गूगल पे करने हैं। तो मैं यहाँ 5 क्वेश्चन लिखता हूँ जो आपको घर पे करने। तो देखिए मैंने आपके सामने बोर्ड में 5 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन 1 से 10 के बीच में जो संख्या है उनमें कितनी अभाज्य संख्या है ये पता लगाना है आपको। फिर 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं इनमें से ये पता लगाना है। फिर ये संख्या दे रखी है, इनका योग क्या है, इनमें से कौन सा योग है ये पता लगाना है। फिर इस संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा ये पता लगाना है। और निम्न में से अभाज्य संख्या को छांटिए, मतलब इन 4 में से कौन सी अभाज्य संख्या है ये छांटनी है। और इन 5 क्वेश्चन के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। और इसी प्रकार के अगर आपको आगे की सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस और थम्स अप जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।